मतलब उसका तो कहना था वो नॉर्मलाइजेशन भी लेगा, री एग्जाम लेके रहा जाएगा और सरकार री एग्जाम कराएगी। आपने चुनावी वर्ष का जिक्र किया, कुछ चुनावी महत्वाकांक्षा है खान सर की? नहीं, ये सब चीज हमारी महत्वाकांक्षा केवल री एग्जाम है। चुनावी महत्वाकांक्षा से क्या मतलब है? हम लोग सरकार से विनती करते हैं, विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है, सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ आ रहा है, हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं। और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की इतनी चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें। और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। सुनी जाएगी आपने गया नवादा में ट्रेजरी आपकी आवाज सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी, क्योंकि हम लोग राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल ही हम लोग का मांग जायज है। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम दिया जाए। सरकार थोड़ा सा ईगो पे ले जा रही है कि उनको लग रहा है कि राजनीति कोई लाभ उठाएगा, लेकिन इसमें सबसे आराम से सबूत भी पेश किए, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सुनी है तो नहीं सुनेगी, निश्चित कहते हैं यहाँ पर री एग्जाम होगा। हाईकोर्ट में जो हम लोगों ने सबूत रखा है वो इतना मजबूत सबूत है कि हाईकोर्ट ही री एग्जाम देगी। ये स्टूडेंट को बस इसलिए लाए हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव रहे कि आप जो बच्चों के पक्ष में सबूत है आप वो सबूत प्रस्तुत करें। सरकारी वकील बच्चों की बात उठाएं, बीपीएससी जैसे भ्रष्ट हो चुके संस्था को ना बचाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी का भी नाम वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब 10 साल से वहाँ पढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी हम कहते हैं कि आपका भी ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर, और री एग्जाम जो है वो धांधली के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा। हम लोग पुलिस प्रशासन हम लोग के लिए है। और हालात है, ये हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो इलाका है जिन गलियों में उस दिन भीड़ मौजूद थी, लोग चले गए, लेकिन आज यहाँ पर जो जनजीवन है वो सामान्य नजर आता है। लोग अपने अपने घरों के अंदर है, यहाँ कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होने की बात सामने आ रही है। दुकानें खुली हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो सामान खरीदने के लिए दुकानों पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ देखिए, आप आगे देखेंगे तो ना किसी मकान पर ताले हैं और ना किसी को कोई परेशानी नजर आती है। देखिए हम आपको आगे आकर के जो दिखाएं तो देखिए सामान्य तौर पर जो है ये पूरा इलाका जो है नजर आता है, ना किसी मकान पर ताले दिखाई दे रहे हैं और ना ही किसी को कोई परेशानी नजर आती है। देखिए यहाँ एक एक करके अगर हम आपको दूर तक दिखाएंगे तो गलियों में देखिए लोग हैं और ना किसी मकान पर ताले हैं। देखिए दरवाजे खुले हैं, इधर ना किसी मकान पर जो ताला नजर आ रहा है। तो जैसे संभल में लगातार 24 नवंबर की हिंसा के बाद से लगातार संभल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और एक बार फिर संभल को लेकर के उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि संभल में जो है मुस्लिमों पर जो है कहीं ना कहीं जो जुल्म किया जा रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो इन गलियों में ना इस तरीके की कोई परेशानी है, ना कोई ऐसी दिक्कत नजर आती है। लोग सामान्य जनजीवन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जी रहे हैं। और देखिए ये जो मकान है वो सीधे तौर पर खुले हैं और ना ही ऐसी कोई दिक्कत जो है यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ जैसी एक बात कही जा रही है कि इस पूरे इलाके में जो है दुकानें बंद है और लोग जो अपने घरों को छोड़ के चले गए, तो क्या है इसका सच? यहाँ पर कोई नहीं गया है, सब यहीं पर है। क्या ऐसा कुछ है जो लोग यहाँ से नहीं, कोई नहीं गया, सबके घर खुले हुए हैं। हिंसा के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ है? हिंसा के बाद कुछ नहीं, कोई प्रशासन कोई वो नहीं कर रही परेशान, इधर सब ठीक है। ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि साहब यहाँ पर जो लोग घर छोड़ के चले गए, अपने जुल्म हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हमें नहीं पता, यहाँ वैसे कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। ये लोग जो जैसी ये बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी तो क्या है ये सब? क्या झूठ है या सच है? हमें इसके बारे में मालूम नहीं, हम न्यूज देखते ही नहीं है ज्यादा। इस पूरे इलाके में लोग मतलब यही है, सब यहीं पर है, अपने घरों पर है, सब ताले वगैरह सब खुले हुए हैं, कोई कहीं नहीं गया।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जो घटना हुई उसके बाद पटना जंक्शन पे भी कुछ बदलाव किए गए हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म ये पटना जंक्शन का गेट संख्या 2 है और अंदर प्लेटफॉर्म पे उसी तरह भीड़ है यात्रियों की। प्रयागराज कुंभ जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और अंदर जो वेटिंग लॉन्ज होता है वहाँ पर भी कदम रखने को जगह नहीं है। इसलिए अब रेलवे ने देखिए ये नया इंतजाम किया है, जो निर्माण कराया गया है अलग से होल्डिंग एरिया का, और इस होल्डिंग एरिया में जो लोग हैं वो जगह जगह से आ रहे हैं और जिनको दूसरी ट्रेनों के साथ सफ़र करना है वो यहाँ वेट भी करते हैं। कुंभ से आने वाले लोग भी हैं जो वापस लौट के आए हैं और साथ ही साथ वैसे लोग भी हैं जो यहाँ से कुंभ जाने वाले हैं। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं आप? हम प्रयागराज कुंभ मेला से आ रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ की व्यवस्था जो है ना सबसे बेस्ट है। 144 साल बाद मेला लगा हुआ है। यहाँ पटना जंक्शन पे रुके हैं, यहाँ से आगे कहाँ जाना है आपको? अभी हम लोग को सलारपुर खगड़िया जिला जाना हुआ है। अभी ट्रेन में देर है? हाँ, अभी ट्रेन में देर है। राजरानी सिर्फ पकड़ना है, 12:30 में होगा या इंटरसिटी पकड़े 12:30 में। यदि टाइम नहीं मिला सीट अच्छा, ये जो एक इंतजाम किया गया यहाँ होल्डिंग एरिया वेटिंग एरिया बनाया गया है, जंक्शन पे बहुत भीड़ है प्लेटफॉर्म पे, तो बाहर जो इंतजाम किया गया ये लगता है कि इससे मदद मिल रही है? हाँ, बहुत मदद मिल रही है आदमी सबको, यात्री को। बेस्ट एकदम है। कम से कम आराम से तो लोग रह रहा है इस जगह। उधर से बारिश से तो कम से कम बच के रह रहा है, शांति रह रहा है। जिसको जिसने जो टाइम मिलेगा अपना अपना निकलते चल जाएगा ट्रेन से, टिकट पकड़ के या जैसे भी हो सके यात्रा कर लेगा। ये अभी अपने परिवार के साथ यही? हाँ, मेरे भी परिवार यहाँ से बगल में ही है। अच्छा अच्छा, आप भी आई हैं कुंभ से, कैसा लगा महाकुंभ में स्नान करके? मतलब तकलीफ ज्यादा हुई या सब कुछ हो गया? नहीं, तकलीफ नहीं हुआ, बढ़िया से लाए, कोई तकलीफ नहीं हुआ। ट्रेन में भीड़ बहुत थी? हाँ, ट्रेन में भीड़ बहुत था। ठहरे हो क्या आना, जोने भी ठहरे हो क्या आना भी, आते समय तो कम भीड़ था मगर जाते समय बहुत भीड़ था। चलिए, ये तमाम लोग हैं और देखिए कुंभ का सफर करके आए। आप भी कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रयागराज महाकुंभ से। वक्त आ रही है, जरा आपको रोक रहे हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने के लिए बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये बैठक है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर चर्चा। राजीव कुमार के कार्यकाल खत्म होने की वजह से अब ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह बैठक में शामिल हैं। कल राजीव कुमार सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं और ऐसे में आज बैठक करके नाम पर अंतिम फैसला लिया जा रहा है। अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा बहुत बड़े विवाद में फंस गए हैं। आपको बता दें, एक व्यक्ति की आत्महत्या के बाद उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। निखिल नंदा एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड कंपनी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दातागंज कोतवाली का ही मामला, जहां निखिल नंदा समेत कंपनी के 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। निखिल और उनकी कंपनी के लोगों पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन दातागंज की कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि बिक्री कम होने पर धमकाए जाने और साथ ही एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की धमकी से परेशान डीलर ने आत्महत्या की थी। जितेंद्र सिंह नाम के ट्रैक्टर एजेंसी डीलर ने 22 नवंबर 2024 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद अब कंपनी के कुल 9 लोगों पर, जिनमें निखिल नंदा भी शामिल हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। मृतक के भाई ने ये साफ कहा है कि उनके भाई जितेंद्र का काफी पैसा फंसा हुआ था और निखिल नंदा अपनी कंपनी के लोगों को भेजकर बार बार एजेंसी की सेल बढ़ाने का दबाव बना रहे थे। साथ ही एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की भी धमकी दी जा रही थी और इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, निखिल नंदा
इसके साथ कंपनी के कुल 9 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 जो आत्महत्या के लिए उकसाना और प्रेरित करना है, इसके तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। निखिल नंदा राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा के बेटे हैं। कपूर खानदान से नंदा परिवार की पुरानी रिश्तेदारी है। साथ ही उनकी शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से हुई है। नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा के पिता हैं निखिल नंदा। उनकी कंपनी कृषि, कंस्ट्रक्शन और रेलवे के उपकरणों और मशीनरी में विशेषज्ञता रखती है और बना रांची रेलवे स्टेशन का नजारा है ये। अमूमन ऐसा दृश्य नहीं दिखता है, इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती है, लेकिन महाकुंभ को लेकर डिवोटीज जो हैं उनकी भारी संख्या यानी आस्था का सैलाब रांची रेलवे स्टेशन पे भी देखा जा रहा है। अभी इस वक्त राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पहुंची है जो प्रयागराज होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसके पहले झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थी जिसमें लोग भर भर के गए हैं। जो श्रद्धालु जो होली डिप लेना चाहते हैं, जो डुबकी लगाना चाहते हैं पवित्र संगम में, जमकर उनकी तादाद जो है देखी गई झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में। और इसमें भी राजधानी एक्सप्रेस में ऐसा नजारा नहीं दिखता है। जहां तक आप देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। देखिए कैसे जो है आपाधापी मची हुई ट्रेन को बोर्ड करने के लिए लगातार रेलवे की तरफ से कॉशन अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि जिनके पास जनरल टिकट है या फिर स्लीपर की टिकट है वो उस ट्रेन में बोर्ड ना करे। बोनाफाइड लोग जिनके पास बोनाफाइड टिकट है वही बोर्ड करे। ये बार बार कॉशन अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जीआरपी और रेलवे पुलिस सक्रिय दिखी, विसिल बजा बजाकर लोगों को पीछे किया जा रहा था। और साथ ही साथ देखिए आपको विसिल की आवाज सुनाई देगी। क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है। बार बार ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भारी तादाद आपको दिखेगी। अमूमन ये नजारा जो है रांची रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखता। अगर त्योहारों को छोड़ दें, छठ के वक्त जो है, अगर छठ के त्योहार और दीपावली के वक्त को अगर छोड़ दें तो इतनी भीड़ जो है अमूमन नहीं दिखती है। आपको जहां तक देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि विसिल जो है बजाकर क्राउड मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जीआरपी और पुलिस आपको हर जगह दिख जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे जीआरपी की तैनाती है। बड़े स्टेशन पे यहाँ समस्या नहीं होती है, बीच के स्टेशन पे यहाँ ट्रेन रुकेगी। हालांकि राजधानी की स्टॉपेज कम है, बावजूद इसके कई ऐसी जगह है जहाँ स्टॉपेज होगा, वहां से भी बोनाफाइड लोग चढ़ें, ये सुनिश्चित करनी होगी। यहाँ पे भारी तादाद नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से हर कोई सहमा है। हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने ग्राउंड जीरो पर उन कूलियों से बात की जिन्होंने हादसे को अपनी आंखों से देखा। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अगर कुछ लोगों ने सबसे ज्यादा वहां पर भगदड़ के बाद की स्थिति में मदद की लोगों की, तो उसमें तमाम कूली भाई शामिल हैं। आप में से कितने लोग उस वक्त थे वहां पर? वहाँ पर मेरी बात सुनो, उस टाइम कुली अंदर, कोई 1-2 कुली अंदर भी थे और कुछ सारे कुली बाहर थे। जो उधर से कुछ लोग अंदर से बाहर जो आए, उन्होंने बताया कि भाई अंदर कुछ मतलब लोग ऐसे दब गए नीचे, फंस गए। तो फिर हम इधर से दौड़ के गए उधर, तो उधर प्रशासन भी था, लेकिन क्या भीड़ इतनी थी कि प्रशासन के काबू में नहीं हो पाई। फिर इधर से कुली जब गए तो कुछ कुलियों ने मदद की प्रशासन के साथ मिलके, तब जाके जनता को ऊपर ब्रिज के ऊपर, कुछ जनता को तो ब्रिज के ऊपर रोका और कुछ जनता को नीचे से ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। तब जाके मतलब थोड़ी राहत मिली है। और आप में से कोई था उस वक्त जो रात में गया? आप गए थे? जी। आप लोगों ने क्या देखा? हमने ये देखा जैसे ही 2 गाड़ी आई और उधर के जो सेनानी आई थी ना, तो उसके चढ़ने वाले पैसेंजर और इधर के उतरने वाले पैसेंजर, उनमें ये जो एक सेकंड, गलती पैसेंजरों की थी जो ऊपर नीचे खिसल गए उधर। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये जो बताया जा रहा है कि 16 नंबर के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि वहाँ प्रयागराज, नहीं, मैं 16 नंबर पर लखनऊ मेल खड़ी हुई थी। लखनऊ मेल खड़ी थी 16 नंबर पे, और वो क्रांति एक्सप्रेस जम्मू वाली 15 पे थी और मगध एक्सप्रेस थी 14 पे। हाँ जी।
ये अचानक कैसे भगदड़ में क्या हुआ? कोई अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ हुआ था? वो 14 नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस जाती है। ठीक है, 14 नंबर वही लोग इंतजार कर रहे थे मगध जाने के बाद में। मगध जाने के बाद तो वो जब जैसे प्रयागराज अनाउंसमेंट हुआ था ना, प्रयागराज ट्रेन लगाई जा रही है, उसका नाम ही प्रयागराज है, तो एकदम से जो पैसेंजर और प्लेटफॉर्म पे थे तो वो सारे 14 नंबर पे आ चुके हैं। सारे 14 नंबर के लिए भागे और सीढ़ियों से उतरते वक्त सब कुछ हुआ। तो क्या कुछ लोग ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, ऐसे ही हुआ है ये। और फिर उधर से ट्रेन आने वाली ट्रेन आई थी, भुवनेश्वर आई। पैरों से कुचल के मरे हैं, वो तो खुद की गलती से मरे। मेरी बात सुनो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे मतलब क्या कि पैसेंजर को बैठाने के लिए साथ में इस वक्त हम करें झिलमिल सीटीपी प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने मैली यमुना केस में एक डिसीजन दिया था कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ सीटीपी प्लांट यानी कि एसटीपी की तरह ही लगने चाहिए, जिससे कि इनका जो एफ्लुएंट है वो ट्रीट होके ही यमुना में जाए। झिलमिल सीटीपी करीब 21 सालों से ये अपने आप को मेंटेन किया हुआ। आज भी हम 80 लाख लीटर गंदा पानी, जो करीब 5000 छोटी छोटी लघु उद्योग इकाइयाँ हैं, वो सीवर के माध्यम से यहाँ आते हैं। हम इस वक्त पंप हाउस में सम्प पे हैं। यहाँ रेगुलरली 80 लाख लीटर हम गंदा पानी आता साफ़ करते हैं। ये 2 हमारे इक्वलाइजेशन टैंक हैं। क्षेत्र की करीब 5000 MSME का एफ्लुएंट या सीवर जिसको कहते हैं वो आता है सम्प में। उसकी क्षमता करीब 10 लाख लीटर है और करीब 20 लाख इस लीटर इन दोनों इक्वलाइजेशन टैंक की हैं। यहाँ सारा इकट्ठा होकर इसको इक्वलाइजेशन करता है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो थोड़ी अलग अलग तरीके से एफ्लुएंट को देती हैं, यहाँ उनकी मिक्सिंग होती है और उसके बाद इसको हम स्टरिंग करके इसको सारा मिक्स करके इनको इक्वलाइजेशन करते हैं। इसके बाद ये हमारा ट्रीटमेंट में जाता है, जहाँ पर हमारा ब्लीचिंग, पॉलीइलेक्ट्रोलाइट और एलम वगैरह से ट्रीट करते हैं इसको, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा ACM और DMF में जाके टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। हमारे जो प्लांट में इनलेट आता है, जो गंदा पानी आता है, वो ये है, इस तरह की क्वालिटी आती है और ये जार टेस्टिंग है। इसके बाद अलग अलग प्रोसेस से गिरता है और आप देखिए ये हमारा फाइनल जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है। ये पानी पूरा पैरामीटर्स को मीट करता है और ये फिर हम हॉर्टिकल्चर में, फायर फाइटिंग और कूलिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी लेबोरेटरी है जहाँ पर हम हर घंटे में इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इनलेट और आउटलेट की। तो आप देख सकते हैं कि ये पानी कितना साफ नज़र आ रहा है आपको। और एक बारी आपने सीवर की कंडीशन देखी थी, तो हमें लगता है सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए तो सीवर को साफ किया जा सकता है और हम लोग अपने यहाँ पे इसको करते हैं। मुझे लगता है दिल्ली में इस तरह के 13 प्लांट हैं। जब सीटीपी सोसाइटी चला सकती है कि तो जल बोर्ड जो इतना बड़ा हाथी है, इतना पैसे का अंबार है, वो अपने STP को नहीं चला सकता, हम तो खुद चलाते हैं। भूकंप के झटके इस वक्त नई दिल्ली के पूरे इलाके में महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, तीव्रता अगर उसकी 4 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकल गए और नई दिल्ली उसका एपी सेंटर है। तो ये अपने आप में आप देखें, और नई दिल्ली वो इलाका है जहाँ पर तमाम जो देश की राजधानी में अगर आप देखिए तो जितने, चाहे वो देश की संसद हो, संसद से लेकर आसपास के कितने भी इलाके जिसमें राष्ट्रपति भवन और ये तमाम इलाके मौजूद हैं, और नई दिल्ली में ही एपिसेंटर था। झटके इतने तेज थे कि सबकी नींद खुल गई। और मैं खुद नई दिल्ली के इलाके में रहती हूँ। नींद तो छोड़िए, आप मतलब घरों से बाहर भागना, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आवाज भी साथ में हुई, मतलब जो छाटा जिसे कहते हैं, एपिसेंटर होने की वजह से एक आवाज भी हुई और वो काफी देर तक होती रही। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है। हमारे साथ आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और आशुतोष, हम 4.3 अगर इसकी तीव्रता दर्ज की गई है, सुबह 5:37 का वक्त था जब ये झटका हुआ। एपी सेंटर होने की वजह से तीव्रता शायद इतनी ज्यादा थी। और कुमार कुणाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, जो अभी तक समझ में आ रहा है, मतलब क्योंकि एपी सेंटर था
इसीलिए उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। और 5 किलोमीटर नीचे जमीन के ये भूकंप के झटके हुए हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड और पूरे इलाके को देखते हुए, इसकी तीव्रता को देखते हुए, और जिस तरह से काफी देर तक आवाज भी हुई, एक चैटर जिसे कहते हैं, वो महसूस हुआ। इन सब के मद्देनजर, और हमेशा माना जाता है कि इस तरह के भूकंप के बाद एक दूसरा भी आ सकता है, इन सब पर किस तरह की जानकारी मिल रही है? अगर आप देखिए तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके अपने आप में, मतलब आप, और न्यू दिल्ली में उसका एपिसेंटर होना, ये पूरा ऐसा इलाका है जहां पर मतलब यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर इंडिया गेट है। ये पूरा प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ने की वजह से हालात काबू करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारियों के अथक प्रयासों के बावजूद प्रयागराज की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे 30 पर वाहनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों ने बताया कि उन्हें काफी दूर तक जाम का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि 40 किलोमीटर की यात्रा में तकरीबन 10 घंटे लग गए। बहुत जाम मिला और कोई देखने वाले नहीं। रात को 2 बजे मैं अपना चेक पोस्ट जो बॉर्डर होता है वो क्रॉस कर गया था रात को 2 बजे, और सवेरे 10:30 बजे मैं पार्किंग में तक पहुंचा हूं। 40 किलोमीटर का सफर समझ लीजिए मैडम कितना टाइम लग गया मेरे को, और गाड़ी से हम उतर भी नहीं सकते। धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं कि हम कुछ कर लें या फिर बाथरूम भी कर लें या कुछ कर लें। कल सुबह में लगे लाइन में तो आज सुबह पहुंचे हैं, अब लगे अटक गए। 10-12 घंटे में मैडम 40 किलोमीटर, ओनली 40 किलोमीटर के लिए 12-13 घंटे लग गए। कल मॉर्निंग निकला था 12 बजे में, मैं रीवा तक के आया। रीवा से जो मुझे जाम मिला है तो मेरे को प्रयागराज तक के जाम मिला पूरा, और मैं 4 बजे रात तक के चला हूँ। उसके बाद में 2 घंटे मैंने स्टे किया। उसके बाद में 25 किलो का रन जो था किलोमीटर, मुझे सुबह 6 बजे से तो मुझे 2:30 बजे तक के जाम में ही फंसा रहा मैं। बहुत घूम के आया मैं, बहुत तकलीफ हुई। श्रद्धालुओं ने अधिकारियों में व्यवस्था में सुधार करने और वाहन से आने वाले भक्तों के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने की अपील की। हम लोग कल 12 बजे निकले, उसके बाद तो इतना रश हुआ छिंदवाड़ा के बाद से कि हम लोग जाम में फंसे, और अब हम लोग पूरे 24 घंटे से ज़्यादा सफ़र करके यहाँ पहुँचे। थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी सारी चीज़ें जो भी है गाड़ी वालों के लिए, क्योंकि ट्रेन वाले तो आ जा रहे हैं प्रॉपर, लेकिन जो व्हीकल से आ रहे हैं अपने, उनको प्रॉपर वो सुविधा नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से सुचारू यातायात और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। समापन की तारीख करीब आने से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले भूकंप से दिल्ली दहली और अब बिहार से भी खबर आ रही है। देखिए, बिहार के सिवान में 4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। सुबह 8:02 पर भूकंप के झटके वहां महसूस किए गए हैं। जमीन से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था। और इससे पहले जो लगातार आपको खबर हम दे रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आज की सुबह खौफ वाली रही। सुबह 5:36 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। जो लोग जाग रहे थे वो धमाके जैसी तेज आवाज से खौफ में भर गए, और जो लोग नींद की आगोश में थे उनकी नींद खुल गई। खास बात यह थी कि दिल्ली के धौला कुआं स्थित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन सेंटर के पास का इलाका भूकंप का केंद्र था, एपिसेंटर था। जमीन के 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। तीव्रता 4 मापी गई। चूंकि केंद्र दिल्ली में था, इसलिए 4 तीव्रता में भी झटका तेज महसूस किया गया। रात की बात यह कि कहीं से किसी अनहोनी या नुकसान की खबर नहीं है। ये अच्छी खबर। तो कॉमन बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में भी जो झटके महसूस किए गए सुबह 5:36 पर, उसकी तीव्रता भी 4 रिकॉर्ड की गई रिक्टर स्केल पर। और जो बिहार के सिवान में जो भूकंप आया 8:10 पर सुबह, उसकी भी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि अधिकारियों की नजर इस पर बनी हुई है, आप भी अलर्ट रहें।
तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, हिल गई राजधानी दिल्ली। सुबह 5:36 पर जब अधिकांश लोग नींद के आगोश में थे, 4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बहुत सारे लोग तो उठे हुए थे, उठ गए, और जिनकी नींद नहीं खुल रही थी किसी वजह से, तो झटके महसूस करने के बाद फौरन एक्शन में आ गए, उठ गए। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां अब तक सीएम का सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो अगले 2 दिन में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है और शपथ ग्रहण 20 फरवरी को हो सकता है। तो दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल 19 फरवरी को बताया जा रहा है, ये तय होगा 20 फरवरी को शपथ ग्रहण की संभावना। तो आज बीजेपी की बैठक होनी थी, पहले जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है ये बैठक नहीं हो रही है। विधायक दल की बैठक जल्द अब होने की जानकारी मिल रही है। विनोद तावड़े और तरुण चुग प्रभारी बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियों का जिम्मा इनके कंधों पर होगा। 15 नाम बताया जा रहा है शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और उन्हीं में से अब एक ऐसा नाम होगा जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला है। सीएम का इंतजार है, 20 फरवरी को अभी जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण हो सकता है। सुशांत मेहरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए अर्पिता, बीजेपी भी चाहती है कि पूरी तरीके से जो चुनाव होने के बाद जो मुख्यमंत्री का चयन हो वो एक ऐसा नाम हो जो कि दिल्ली को पूरी तरीके से संभाले, पूरी तरीके से उसके नामों को लेकर के सभी जो विधायक है वो पूरी तरीके से समर्थन में भी हो। हालांकि आज विधायक दल की बैठक होनी थी दोपहर के बाद, और कल जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन फिलहाल कल देर रात को BL संतोष जो संगठन महामंत्री है, उसके बाद अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन से जुड़े महामंत्रियों की बैठक भी हुई। उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो फिलहाल अभी 2 दिन के लिए टाला जाए, और उसके लिए विधायक दल की बैठक को भी जो है वो पोस्टपोन किया गया है। यानी अब संभावना ये जताई जा रही है कि 19 और 20 तारीख को विधायक दल की बैठक जो है वो होगी, और उसके बाद तुरंत ही अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो है वो कर ली जाएंगी। कल तक ये उम्मीद थी कि 18 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर होगा। एनडीए के तमाम घटक दल जो है उसके अंदर मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये बैठक टली है। देखना यह है कि कब अब ये बैठक जो है वो होगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 19 तारीख को RSS मुख्यालय का भी तो अभी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने हम लोगों को ये इस तरीके का गिफ्ट हैम्पर भी दिया है, और ख़ास तौर पर ये जो हमको गंगा जल भी इसके अंदर है, जो संगम का गंगा जल है वो इसके अंदर मौजूद है, और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैंने ये अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों का दूसरा ग्रुप शनिवार को देर रात अमृतसर पहुंचा। घर वापस लौटे लोगों ने अमेरिका में अपनी आप बीती सुनाई। घर वापस लौटे लोगों में अमृतसर के घनश्यामपुर गांव का 21 साल का हरप्रीत सिंह भी शामिल था। हरप्रीत ने दावा किया कि लंबी उड़ान के दौरान उन्हें बेड़ियों और हथकड़ी लगाने सहित कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्हें केवल चिप्स, पैकेज स्नैक्स और पीने का पानी दिया गया। सेम सारे नाल बिहेवियर होया वा
ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੰਨਤੀਆਂ, ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੰਨਤੇ ਸੀਗੇ ਟਾਈਟ ਪੂਰੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਫਲਾਈਟ 13 ਨੂੰ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਡੀ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਡੀ। हरप्रीत का आरोप है कि अमेरिकी सीमा पर हिरासत में लिए जाने के दौरान सिख निर्वासित लोगों को पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया गया। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੂਟ ਦਿੱਤੇ। ਤਸ਼ਮੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਮੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੋਰਲਿਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਰਨੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਨੇ फड़े डस्टबिन से सुटते हैं। हरप्रीत की मां ने बताया कि उसने अपनी विदेश यात्रा के लिए 40 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन उसके ट्रैवल एजेंट ने उसे बीच में ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एजेंट ने और रुपए भी मांगे और नहीं देने पर उसे वहीं फंसे रहने की धमकी दी। इतनी बड़ी रकम उधार लेने की वजह से हरप्रीत का परिवार कर्ज में डूब गया है। बाद साडा रिश्तेदार दा फोन आ गया, कहते मुंडा तुहाडा रिपोर्ट हो गया ते जहाज च। दुनिया का कोई मुल्क हो या फिर किसी भी मुल्क का कोई भी शहर, हर मुल्क और देश की पहचान वहाँ की नदियाँ यानी दरिया होते हैं। इसी तरह कश्मीर की पहचान दरियाई जहलम है, जो कश्मीर के पूरे इलाके को चीरते हुए गुजरता है और यही कश्मीर में जनजीवन का जो है बुनियाद बना है। लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि श्रीनगर की शान कहलाने वाला दरियाई जहलम भी सूख रहा है। दरअसल जहां से दरियाई जहलम कश्मीर में शुरू होता है, वीरीनाग की जगह से वो चश्मा जो कि इसका मंबा था, वो चश्मा ही अब पूरी तरह से खुश्क हो गया है। कारण भी साफ है, जहां एक तरफ जानकार इसे ग्लोबल वार्मिंग की आहट बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर इस साल की बात की जाए तो करीब 75% कमी बर्फबारी और बारिशों में कश्मीर में जनवरी के महीने और फरवरी के महीने में देखी गई है, जिसके कारण जो पानी के सूतर है वो खुश्क हो गए हैं। और कश्मीर में एक ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे कुदरती चश्मे जो कि सदियों से कश्मीर में पीने के पानी का मुख्य जो है सोर्स थे, वो अब सूख रहे हैं। इससे न सिर्फ पीने की पानी में कमी आ रही है, बल्कि लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हो रहे हैं कि आने वाले गर्मियों के मौसम के दौरान कहीं न कहीं नदियों और नालों से सराबोर कश्मीर भी पानी की किल्लत से जूझ सकता है, जिससे सबसे ज्यादा असर किसानों पर और खेती पर पड़ेगा। वीरीनाग से आरिफ बलोच के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। जी, आप यहाँ पार्क झील वाले पार्क में काम करते हैं। ये पेड़ गिरने के बारे में कितने बजे पता चला जो ये भूकंप से पेड़ गिरा? ये सुबह हम 9 बजे ड्यूटी पे आए तो हमने आकर देखा तो ये पेड़ गिरा हुआ था। कितना पुराना पेड़ है ये 20-25 साल पुराना पेड़। और आज जब भूकंप आया तो उसकी वजह से पेड़ गिरा? ये उसी की वजह से गिरा होगा, और तो यहाँ कुछ ऐसा हवा हुआ तो कुछ आई नहीं, आंधी वगैरह तो। क्या और भी कोई ऐसा नुकसान आसपास देखने को मिला? नहीं, और तो कुछ भी नहीं मिला है, बस सिर्फ ये पेड़ ही गिरा मिला है, और तो ऐसा कुछ। क्या किसी कर्मचारी ने बताया कि भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए? कर्मचारी सुबह आए थे ड्यूटी पे, जब बता रहे थे कि सुबह 5 बजे के बाद में भूकंप आया था। उसके बाद में फिर हमने पार्क में चक्कर काटा, राउंड लिया तो हमें ये पेड़ गिरा मिला। बस एक ही पेड़ गिरा? एक ही पेड़ गिरा मिला। आप यहाँ पार्क में काम करते हैं? जी। आज भूकंप जब आया तो इस जगह पर ही सेंटर था, क्या कुछ नुकसान हुआ है आज पार्क में? बाकी कुछ नहीं हुआ है, बस पेड़ गिरा हुआ नजर आया हमें। कितने पेड़ गिरे हैं लगभग?
फिलहाल अभी तो यही दिखाया, यहीं आए हम पहली बार। कैसे, कितने बजे पता चला कि यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ था? आप लोगों ने कब इस चीज को देखा? भूकंप आया 5:30 बजे। उसके बाद ही बहुत जोर के झटके लगे थे, तब पता चला कि हाँ इसी वजह से गिरा हुआ पेड़। तभी पता चला जी। और भी कोई नुकसान देखने को मिला इस पेड़ के अलावा? कोई और चीज गिरी? नहीं सर, और तो कुछ नहीं आया, बस यहाँ पेड़ ही नजर आया। किसी कर्मचारी ने बताया कि क्या कुछ नुकसान हुआ? भूकंप के झटके कितने महसूस किए? नहीं सर, किए गए यहाँ? पूरा जगह घूम लिए, बस पेड़ ही दिखाया और कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी कर्मचारी ने बताया सुबह कि यहाँ पर झटके महसूस किए गए थे? नहीं बताया तो नहीं। अच्छा, हाँ यहाँ रहते हैं, जो उन्होंने बताया होगा। आपको अयोध्या से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है और रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि आतुर हैं और चाहते हैं कि एक बार दर्शन हो जाए। अर्पिता, बिल्कुल, और ये भीड़ सिर्फ अयोध्या में नहीं, आप वाराणसी में भी देखेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भारी भीड़ देखी जा रही है और अब कुंभ में जो लोग जा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि चलिए लगे हाथ अयोध्या में भी पहुंच जाए, बनारस में भी दर्शन कर लें। तो फिलहाल ये तस्वीर अगर आप अयोध्या की देख रहे हैं तो किस तरह भीड़ है वहां पर। दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग हालांकि की गई है ताकि एक साथ भीड़ जो है वो आए ना, अलग अलग आने और जाने का रास्ता जो है वो अलग किया गया है, इसीलिए। फरवरी को दिल्ली को मिल सकती है नई सरकार। जी हां, आज तक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, जहां दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नए नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह जो है 20 फरवरी को इसकी संभावना है। लेकिन कौन होगा यह चेहरा, उसके लिए माथापच्ची लगातार जारी है। इसमें कई सारे चेहरे हैं जिन पर दाव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि बीजेपी हमेशा से चौंकाती है शीर्ष नेतृत्व। किसी को भी चेहरा बनाया जा सकता है, तो अटकलों के बीच लगातार ये खबर, जहां दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर ये जानकारी, जहां 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण और 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक। तीन तस्वीर, आज बीजेपी की बैठक नहीं है, टाली गई है विधायक दल की बैठक, लेकिन जल्द खबरों के मुताबिक 19 तारीख को, परसों, आज सोमवार है यानी बुधवार को यह बैठक हो सकती है। विनोद तावड़े, तरुण चुग प्रभारी बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी की जिम्मेदारी पूरे इन दोनों के कंधों पर। 8 फरवरी को रिजल्ट आया था, जहां बंपर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर और दिल्ली की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हिमांशु, क्या हलचल, क्या अटकलें, ये सब कुछ जो आपको सूत्रों से मिल रही जानकारी वो दर्शकों के बीच रखिए। देखिए, बिल्कुल 19 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि 20 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी तरुण चुग जो पार्टी के महासचिव है विनोद तावड़े, उनके कंधों पर रहेगी और इसका कोऑर्डिनेशन जो है वीरेंद्र। चलिए, हम दोबारा रुख करेंगे हिमांशु का, हमारे संवाददाता का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन कौन होगा यह चेहरा, और महिलाओं की भी चर्चाएं चल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी हिमांशु, अपनी बात को पूरी करें। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है। इसको लेकर अभी भी पार्टी के अंदर जो है वो पूरी चर्चाएं चल रही हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के जमुई में सांप्रदायिक तनाव की, बिहार के जमुई में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव फैल गया। इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस केस में 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई। अफवाह पर लगाम लगाना, खबरों के मुताबिक कल जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव में मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हिंदू स्वाभिमान संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दल को लेकर पुलिस निकल रही थी। तभी बलियाडीह गांव में अचानक घर की छतों से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ पथराव हो गया, पत्थरबाजी हो गई।
इसमें कई लोग जख्मी हो गए। इसी के बाद इलाके में तनाव पसर गया और अब पूरे छावनी में तब्दील हो चुका है यह गांव। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया मंदिर में जाकर। उसके बाद से बताया गया कि छतों के ऊपर से पत्थर फेंक दिए गए और चोटिल हो गए इसमें कई लोग। और उसके बाद से हिंसक झड़प और इलाके में तनाव। लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। चलिए, तो ये देखिए खबर आपको बता दें, जमुई में 48 घंटे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर बैन लगाया गया है, ताकि कोई भी मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश करे वो ना फैले, क्योंकि दुष्प्रचार होता है और इसमें एक दूसरे को भेजा जाता है। तो इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए 2 दिन मान लीजिए बंद है। और वहीं पर इलाके में अभी तनाव के आसार हैं, तनाव का माहौल है और इसके मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हम सीधे रुक कर लेंगे रोहित सिंह का, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, आखिर हनुमान चालीसा पाठ करने पर यह पत्थरबाजी क्यों हो गई और कैसे हो गई? पुलिस की भी मौजूदगी थी, साथ साथ वो भी जा रहे थे, कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। अब क्या है हालात? राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज आरोपियों को समन किया है और खबर है कि अपूर्वा मखीजा और समय रैना वीडियो कॉल के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग के बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन रणबीर इलाहाबादिया और दूसरे आरोपियों को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि वो पेश होगा या नहीं। हालांकि रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से ना तो पेशी की पुष्टि की गई है और ना ही इनकार। यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर समय रैना के इंडिया गॉट लेटेंट नाम के शो में गेस्ट के रूप में पहुंचे पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया ने अश्लील टिप्पणी की थी, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर राजनेताओं तक ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। बॉलीवुड ने भी दी थी और आम जनता की तरफ से भी सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ लिखा गया और इसको अस्वीकार किया गया। अब इसे महाराष्ट्र साइबर क्राइम में समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी आरोपियों को समन जारी किया है, जिसमें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समय रैना और अपूर्वा मखीजा बयान दर्ज कराएंगे। आइए जरा समझते हैं और आप सभी को बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जानना जरूरी है। देखिए जरा, यूट्यूब पर गंदी बातें, पूरा विवाद। यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणी से विवादों में रणबीर इलाहाबादिया। यूट्यूबर समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में भी टिप्पणी इसने की थी, जो चारों तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद से तो ट्रोल कर दिया गया था और तीखी प्रतिक्रिया देश भर के अलग अलग हिस्सों से आई। और अब तक कहां है रणबीर इलाहाबादिया? फरार है, कहां है किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस पीछे लगी ही होगी और फोन भी बंद था और घर पे ताला लगा हुआ था। तो ये पूरा प्रकरण है यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणी से विवादों में रणबीर इलाहाबादिया। और अपूर्वा मखीजा भी, सबको समन जारी किया गया है, समय रैना को भी, यूट्यूबर्स हैं। और इसके बाद से एक देश में नई बहस भी शुरू हुई कि असली पत्रकारिता से हटकर यूट्यूब पर अश्लील कंटेंट और फेमस होने के लिए रील या फिर तमाम जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर कुछ भी अनाप शनाप टिप्पणी कर देना, क्या यही है? सिर्फ फेमस होने के लिए और ऊपर से आप पैसे भी कमाते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, ये इस पर क्या लगाम लगनी चाहिए, अंकुश कौन लगाएगा, यह भी एक सवाल। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। यूट्यूब पर अश्लील कमेंट को लेकर, कंटेंट को लेकर विवाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट करने के महत्व पर जोर दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है, क्योंकि इस देश के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। भागवत ने यह बातें पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दरमियान कही। मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। टीएमसी ने बयान पर विरोध प्रकट किया है।
संघ क्या करना चाहता है। तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल, भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते ऐसा जिनको लगा, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है, वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस एक दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं वासुदेव घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि पीछे मशीन्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। यहां पर स्किमर्स लगाए गए हैं, वीड हार्वेस्टर्स हैं, तमाम आधुनिक उपकरण यहां पर लगाए गए हैं जिनके जरिए यमुना की सफाई को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकारा कि वो जो वादा यमुना को लेकर किया गया था उसे पूरा नहीं कर पाए और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। अब बीजेपी का दावा है कि जैसे ही सरकार अपना काम शुरू करेगी यमुना की सफाई उसकी प्राथमिकता होगी, लेकिन सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही आप देख सकते हैं कि यमुना में अलग अलग घाटों पर सफाई का काम शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक अहम बैठक की है जिसे यमुना की सफाई के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है। कई अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और इस तरह की मशीन्स के डिप्लॉयमेंट के आदेश भी उन्होंने ही दिए हैं। आपको दिखाऊं, ये वासुदेव घाट है जो एक नवनिर्मित घाट है। यहां पर यमुना आरती भी कराई गई, लेकिन यमुना की जो स्थिति थी वो नहीं बदली और इसे लेकर बहुत राजनीति भी हुई। बार बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो यमुना की सफाई करेंगे, लेकिन ये सफाई नहीं हुई। भारी भरकम बजट यमुना की सफाई के नाम पर लिया गया, लेकिन फिर भी यमुना की सफाई नहीं हो सकी। अब बीजेपी का दावा है कि वो यमुना को साफ करेंगे और यमुना मैया को सम्मान मिल पाएगा सफाई के बाद और ये जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू होती जरूर दिखाई दे रही है। तो इससे दिल्ली वासियों के मन में भी एक नई आशा है और जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इस शुरुआत का स्वागत कर रहे हैं। कई रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं जिसमें अलग अलग बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो वादा हमने किया अब उसे पूरा कर रहे हैं और इसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ शिवानी। दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तो सस्पेंस अभी बना हुआ है, लेकिन तारीखों के लेकर जानकारी सामने आ रही है। सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख, समय तय हो चुका है और उसके लिए 2 प्रभारी भी बनाए गए हैं। दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होना है शाम 4:30 बजे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम होना है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उसी में नाम तय हो जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रहेगा। आज शाम सरकार और शपथ को लेकर बड़ी बैठक होनी है।
तो आज की बैठक में शपथ को लेकर फाइनल मंथन एक तरीके से कहिए होना है। 20 फरवरी को 4:30 बजे बताया जा रहा है शपथ ग्रहण होना है, लेकिन अभी तक सस्पेंस मुख्यमंत्री को लेकर है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। सुशांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं। सुशांत, भले अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ हो, कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं हुआ हो, कौन लेगा शपथ ये तय ना हुआ हो, लेकिन तैयारियां चल रही हैं, दिखाइए जरा। देखिए, सबसे पहले अर्पिता आपको तस्वीरें दिखा दूं ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां पर तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। यहां पर आपको देखेंगे काफी बड़ी संख्या में कारपेट्स, सोफे और रामलीला मैदान को पूरी तरीके से व्हाइट वॉश किया जा रहा है। मल्टीपल एजेंसी, एमसीडी, दिल्ली सरकार के जीडीए विभाग यहाँ पर लगातार साफ सफाई से लेकर के व्यवस्थाएं जो है वो करने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि तैयारियों में वक्त लगेगा, इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 20 तारीख होगा। पहले ये तारीख आ रही थी कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और आज विधायक दल की बैठक जो है वो हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो तैयारियों को देखते हुए डेट को जो है वो फिलहाल स्थगित किया गया था। 18 की जगह 20 तारीख किया गया, ताकि जल्दी से जल्दी तैयारियां जो है वो पूरी की जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल एजेंसियां जो है वो इस वक्त काम कर रही हैं। कुर्सियां लाई जा रही है, वाटर की स्प्रिंकलिंग की जा रही है, जेसीबी की मदद से तमाम जो गड्ढे हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा सके। ये तैयारियां एक्सक्लूसिव वास्तव पे देखेंगे। फिलहाल देखिए तैयारियां आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा 10 दिन हो गए अभी तक दिल्ली को सीएम नहीं मिला। बीजेपी के पास सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास दिल्ली सरकार चलाने के लिए कोई नहीं है। सरकार में जबरदस्त अंदरूनी कलह चल रही है। सीएम फेस को लेकर पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी को अपने 48 विधायकों में से किसी पर भरोसा नहीं है। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर, यूट्यूबर समय रैना ने महाराष्ट्र साइबर सेल से किया अनुरोध। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करने का अनुरोध। समय रैना देश से बाहर हैं, इसलिए उन्होंने किया अनुरोध। महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को राहत देने से किया इनकार। साइबर सेल के मुताबिक व्यक्तिगत रूप से आकर बयान दर्ज करवाना होगा। 18 फरवरी तक बयान दर्ज कराने महाराष्ट्र आना होगा। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों के प्रदर्शन में खान सर भी शामिल हुए। छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं और ये मांग लगातार उनकी चल रही है। फिर सड़कों पर छात्र नजर आ रहे हैं, दोबारा परीक्षा की मांग उठा रहे हैं और उनके साथ उनका समर्थन करने के लिए खान सर भी पहुंचे हैं। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग छात्र लगातार करते हुए और इसको लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हो रहा है उनका। और इस प्रदर्शन में अब खान सर भी उतर आए हैं। छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों के प्रदर्शन में खान सर भी शामिल हैं। छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं और बीपीएससी की परीक्षा को लेकर पटना में सरकार और छात्रों के बीच लगातार तनातनी रही है। आज छात्र फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको साथ साथ। दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर ये प्रदर्शन करते हुए छात्र साथ दे रहे हैं खान सर। पटना में दोबारा बीपीएससी परीक्षा कराने को लेकर बीच में शांति हुई थी, कुछ दिनों का सन्नाटा था, लेकिन फिर से यह आंदोलन, बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं छात्र और समर्थन में कई सारे शिक्षक भी हैं। दो तस्वीरें, बीपीएससी परीक्षा पर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे हैं छात्र, तादाद भी दिखा रहे हैं।
अनिकेत का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिकेत, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या है मांग और क्या इस वक्त हालात? देखिए, बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के ये मांग है और पिछले 2 महीने से बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम को लेकर के आंदोलन चल रहा है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये गर्दनी बाग है और इसी गर्दनी बाग में पिछले 2 महीने से अभ्यर्थी लगातार यहां बैठे हुए हैं। लेकिन अब बीपीएससी को लेकर मामला कोर्ट में है। बावजूद पटना के मशहूर शिक्षक खान सर आज हजारों छात्रों के साथ सड़कों पर उतर गए हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी और छात्रों की बातों को सुन नहीं रही है। पिछली बार भी जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर के खान सर सड़क पर उतरे थे, उस वक्त आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सफाई दी थी। लेकिन और इसी को लेकर के आज खान सर का ये कहना है कि आज हम उतरे हैं यहाँ पर, री एग्जाम लेकर जाएंगे। आप हमारे ठीक पीछे आप अगर तस्वीर देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से अभ्यर्थी हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ऐसे में करीबन 4 से 5 हजार छात्रों के साथ खान सर गर्दनी बाग आज पहुंच गए और इसको लेकर के करीब पटना में 4-5 किलोमीटर तक खान सर ने पैदल मार्च भी किया था। उसके बाद गाड़ी से अलग अलग रास्तों से पुलिस को चकमा देते हुए जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि इस आंदोलन में पहले ही एक शिक्षक रमांशु सर जो हैं वो जेल में हैं। उसके बावजूद जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई उसके बाद देखिए पटना जंक्शन पे किस तरह की सतर्कता है। जो प्लेटफॉर्म है उस पर यात्रियों की भीड़ उसी कदर है जैसा पहले देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो जवान हैं आरपीएफ के वो तैनात है और बाकायदा माइकिंग की जा रही है इनकी तरफ से। रिजर्वेशन है, पहले आप लोग जिनको उतरना है उनको उतरने देंगे, उसके बाद आप लोग बोर्ड करेंगे, चढ़ेंगे। जिन यात्रियों को ब्रह्मपुत्र मेल से यात्रा करनी है पहले यात्री को उतरने देंगे, फिर आप लोग चढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है और तमाम जो आरपीएफ के जवान हैं वो कैसे यात्री सुलभ तरीके से ट्रेन के अंदर जाएं इसको इंश्योर करने के लिए वो लगे हुए हैं। और देखिए जहां तक नजर जाती है हमारी दूर तक माइकिंग की जा रही है इनके द्वारा और जो यात्री हैं वो भी कतारबद्ध होकर के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेन आती है तो एक वक्त ऐसा आता है जब थोड़ी अफरा तफरी दिखती है और देखिए यहाँ भी माइकिंग की जा रही है। सहयोगी नदीम जो है वो दिखा रहे हैं आपको। से पीछे रहिए, ब्रह्मपुत्र मेल 4 नंबर पर आएगी, लाल पट्टी से पीछे रहिए। कोई भी भाग दौड़ नहीं करेंगे, कोई किसी को धक्का नहीं देंगे, पहले उतरने वाले पैसेंजर को उतरने देंगे, उसके बाद आप लोग आराम से। तरफ की आपको तस्वीर दिखाते देखिए ये तमाम जहां तक नजर जाती है वहां तक आपको यात्रियों की भीड़ दिखेगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्रयागराज जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन माता जी किसको लेके जा रहे हैं? माता जी को लेके जा रहे हैं। तो इतनी अवस्था में साहस कर लिया आपने कि माता जी को लेके? हाँ, सोचे कि करा देते हैं तीर्थ। क्या बोल रहे हैं बताइए? महादेव के पति पत्नी है। अच्छा। अब ईश्वर का जैसा प्रेरणा होगा। तो आप माता जी तय कर लिया कि कुंभ जाना है, स्नान करना है? हाँ, अपने के कृपा से होते, महादेव के कृपा से। सब महादेव की कृपा से। हाँ, महादेव के कृपा से। सब करते इससे भी 80 वर्ष की हम लोग। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए जिस तरह की घटना हो रही है। आप लोग नहीं पकड़ेंगे, किसी को धक्का मुक्की करके नहीं जाना चाहिए। हम लोगों के गांव से कितना इनसे भी एजेड लोग पूजा करके स्नान करके आ गए। बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात बोल रहे हैं ये कि थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, ताकि ऐसी वृद्ध अगर जा रही हैं या तीर्थ यात्रा पर, और देखिए ट्रेन आ चुकी है और हम थोड़ा पीछे की तरफ हो जाते हैं चूंकि सहयोगी नदीम से कहेंगे अब हम यात्रियों और ट्रेन महाकुंभ के चलते प्रयागराज की तरफ जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें हर रेलवे की तरफ से चलाई जा रही है। सेंट्रल रेलवे ने भी तकरीबन 40 ऐसी ट्रेनें चलाई हैं। इस वक्त सीपीआरओ सेंट्रल रेलवे डॉक्टर स्वप्निल नीला हमारे साथ हैं। सर, अब सिचुएशन जैसे क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, न्यू दिल्ली स्टेशन में जो हुआ उसको लेकर के, तो आपका एक्सपीरियंस पिछले 40-45 दिनों में स्पेशल ट्रेनें और तकरीबन कई 35 रेगुलर ट्रेन आप बता रहे हैं जो इलाहाबाद की तरफ जाती है, कैसे मैनेज की गई? देखिए, इसमें जो हमारे पास से कुंभ के लिए जाने के लिए तैयारियां की गई हैं उसमें 30 से 35 ट्रेनें जो हैं वो
यहाँ से ओरिजिनेट होती है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो, नागपुर हो, पूना हो, ये रेगुलर ट्रेनें हैं। इनके अलावा 42 ट्रेनों की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास में की गई थी, जो स्पेशल ट्रेनें जिन यात्रियों को कुंभ में जाना है उनके लिए की गई थी। इन यात्रियों को इसी के साथ में कुछ पासिंग ट्रेनें जो किसी अदर जोन में ओरिजिनेट होती है किंतु मध्य रेलवे के किसी स्थानक से गुजरती है, चाहे वो बल्लारशाह हो, नागपुर हो, मीरज, पूना, भुसावल, खांडवा, ऐसे स्थानकों से जो गुजरती हैं, उन स्थानकों पे भी यात्रियों को यात्रा करने की सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसमें मुख्यतः यात्रियों के लिए एडिशनल टिकट काउंटर्स ओपन किए गए थे, जिससे कि यात्री टिकट अपना आसानी से खरीदें। उसके बाद में होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया था, जिसमें यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए जाने वाली जो ट्रेन है उस तक बैठने की सुविधाएं प्रदान की थी। उनके लिए मे आई हेल्प यू बूथ लगाए गए थे, ताकि उनको अपनी ट्रेन की जानकारी और ट्रेन की सद्य स्थिति की जानकारी तुरंत हम लोग पहुंचा सके। इसके अलावा उनके लिए खान पान, टॉयलेट्स और बेसिक एमिनिटीज के लिए भी एक अलग से सुविधाएं प्रदान की गई थी और उसका विशेष ध्यान रखा गया था। इसके बाद में चलती हुई ट्रेन के ऊपर यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए एडिशनल आरपीएफ स्टाफ और एडिशनल कमर्शियल स्टाफ, टीसी और अटेंडेंट, इनको डिप्लॉयमेंट किया गया था, जिससे लगातार इन बातों को ध्यान में रखा जा रहा था कि कहीं पे भी कोई यात्रियों को असुविधा ना हो। इसी के साथ में हम लोगों के द्वारा लगातार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा यात्रियों को आवश्यक जो जानकारियां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इस वक्त रणबीर अलावादिया को लेकर के पूरी तरह दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि रणबीर ने जो किया है वो माफी लायक नहीं है, और दूसरी तरफ लोग रणबीर के सपोर्ट में खड़े हैं। उनका कहना है कि रणबीर को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इससे पहले भी कई कॉमेडियन ऐसे हैं, कई फिल्में ऐसी हैं या ऐसा काफी कंटेंट है सोशल मीडिया पर जिसमें काफी कुछ आपत्तिजनक कहा गया है, इसलिए अलावादिया को एक मौका दे दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि रणबीर के खिलाफ देश में अलग अलग जगह पर कई मामले दर्ज हुए हैं। रणबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिन्हें क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इसके लिए वो माफी मांग चुके हैं। अब रणबीर की ताजा पोस्ट ये बताती है कि वो इस वक्त बेहद सहमे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ है उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने उनकी माँ के क्लिनिक पर हमला किया है, इससे उन्हें अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही है। वो पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ हैं और उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अब उन्हें वो डरा रहा है, उन्हें मौत का डर है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कुछ लोगों ने पेशेंट के रूप में यानी कि मरीज बनकर रणबीर अलावादिया की मां, जो एक जानी मानी डॉक्टर हैं, उनके क्लिनिक में एंट्री ली और उन पर हमला करने की कोशिश की। रणबीर का कहना है कि वो अपने परिवार के लिए बेहद चिंतित हैं। वो सभी एजेंसियों की पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार की सबसे ज्यादा चिंता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रणबीर के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक तरफ है, लेकिन इसमें उनके परिवार को घसीटा जाना और उन्हें जान से मारने की धमकियां देना, ये कहां तक सही है।